हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं नोट सेट 2024 का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उसके वो सोल्व करते हैं। तो एमजीएल नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नॉर्मल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है। यहाँ पे रेस्क्योर नहीं दे रखा, कितने रेस्क्योर हैं, 2 है कि 1 है। तो हमें मानना है कि 1। तो 1 है तो कितना होता है, 30:2 होता है। ठीक है, 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। जब यदि एक ये वाले ऑप्शंस इसमें ना हो, ऑप्शंस कैसे हो, 1:3, 3:2, 3:5 इस टाइप से हो, तो आपका राइट आंसर रहेगा 1:3। यानी कि 1 वेंटिलेशन होता है और कंप्रेशन कितने होते हैं, 3। तो ये वेंटिलेशन कंप्रेशन रेशियो है। इसने पूछा है कंप्रेशन वेंटिलेशन, तो 3:1। तो कई जगह आपको ऐसा आंसर ये वाले ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ पे ये वाला आंसर करना है। जब आपको ये एग्जैक्ट WHO के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, तो ये आपके 30:2 रहेगा। जो CPR गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग है। यदि सिंगल रेस्क्योर है तो 30:2, डबल है तो 15:2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। While using a cardiotocogram, the given fetal heart rate to uterine contraction relation show। तो देखिएगा, जब कार्डियोटोकोग्राम कर रहे हैं, कार्डियोटोकोग्राम किसके लिए करते हैं, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेस टेस्ट के लिए। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेस टेस्ट में कार्डियोग्राम करते हैं। तो इसमें देखिएगा, फेटल हार्ट रेट एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का रिलेशन देखते हैं। द फीटल हार्ट रेट ग्रेजुअली डिक्रीज। तो इसमें फीटल हार्ट रेट क्या हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है एंड रिटर्न टू द बेसलाइन। ठीक है, बट द नेडर ऑफ द डिसेलरेशन जो है, नेडर डिसेलरेशन मतलब है उसका निम्नतम जो डिसेलरेशन है, लोवेस्ट डिसेलरेशन जो है वो कब हो रहा है, आफ्टर द पीक ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के पीक के बाद उसके अंदर नेडर डिसेलरेशन हो रहा है। तो ये कौन से टाइप का डिसेलरेशन रहेगा, इसमें हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, डिसेलरेशन तो हो रहा है, इसने ही बोला है डिसेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन तो गलत हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन, इनमें से हमें बताना है। तो देखिएगा, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का पीक है उसके बाद उसमें डिसेलरेशन हो रहा है और वो भी ग्रेजुअली हो रहा है ना। तो ये किसका साइन होता है, लेट डिसेलरेशन का साइन होता है। किसका होता है, लेट डिसेलरेशन। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। जो अर्ली डिसेलरेशन होता है, अर्ली डिसेलरेशन के अंदर क्या होता है, जो नेडर होता है, नेडर ऑफ फीटल हार्ट रेट जो होता है, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द फीटल हार्ट रेट अकर एट द पीक ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एट पीक ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का जब पीक होता है तभी ये नेडर होता है फीटल हार्ट रेट का, तो वो है अर्ली डिसेलरेशन। यदि आफ्टर हो रहा है, ये नेडर ऑफ फीटल हार्ट रेट होता है आफ्टर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। आफ्टर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो मतलब है लेट डिसेलरेशन। और वेरिएबल में ये कभी भी हो सकता है, अकर एट एनी टाइम, एनी टाइम। इसमें कोई रिलेशन नॉट मतलब उससे रिलेटेड नहीं हो रहा है, अनरिलेटेड टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अनरिलेटेड है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से। तो वो है वेरिएबल डिसेलरेशन। यहाँ पे देखिएगा, जो वेरिएबल डिसेलरेशन है वो किसकी वजह से किसको इंडिकेट कर कि किसकी वजह से हो सकता है वेरिएबल डिसेलरेशन। इसका कॉज क्या हो सकता है, कॉर्ड कंप्रेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, ये इसका कॉज हो सकता है। ठीक है, लेट डिसेलरेशन किसकी वजह से हो सकता है, तो लेट डिसेलरेशन होता है यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्ली डिसेलरेशन जो होता है, अर्ली डिसेलरेशन वो किसकी वजह से होता है, हेड कंप्रेशन की वजह से।
हेड कंप्रेशन। और अर्ली कैसे पता चलेगा? जब फीटल हार्ट रेट जो है लोवेस्ट कब रहेगी? जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पीक पे होगा। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पीक पे होगा हार्ट रेट बिल्कुल लोवेस्ट रहेगा। इसका मतलब है हेड कंप्रेशन हो रहा है, फीटल हेड कंप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से अर्ली डिसल्टेशन होता है। लेट डिसल्टेशन में क्या होता है? जब फीटल हार्ट रेट लोवेस्ट कब रहेगा, यानी कि एक बार क्या हुआ, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो पीक पे पहुंच गया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पीक पे पहुंचने के बाद में आपका फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होगा, यानी कि नेडर होगा, यानी कि लोवेस्ट लेवल पे हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करेगा कि यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, यूट्रस में प्लासेंटल जो है जो सफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। वेरिएबल डिसल्टेशन इंडिकेट करेगा कि कोड जो है या अम्बिलिकल कोड जो है वो क्या है, कंप्रेस हो रखी है कहीं से कहीं, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कंप्रेस हो जाती है वो। ये कब होगा? कभी भी हो सकता है ये, ठीक है। इससे कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन नहीं रहता है, तो कभी भी हो सकता है। इसका मतलब कोड जो है कंप्रेशन हो रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द नेजोफेरिंजियल एयरवे इज। तो नेजोफेरिंजियल एयरवे जो है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में होता है? ऑप्शन नंबर 1 है स्कल बेस फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर 2 है सेडेटेड पेशेंट जो सेडेशन में है, ऑप्शन नंबर 3 है अनकॉन्शियस पेशेंट, ऑप्शन नंबर 4 है ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर्स। तो कौन सी पोजीशंस में हमें नेजोफेरिंजियल एयरवे यूज नहीं करना है? नेजोफेरिंजियल जो नोज के द्वारा फेरिंग्स में इंसर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं नैरोफेरिंजियल एयरवे। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। स्कल बेस फ्रैक्चर यदि हो रखा है तो उसमें नेजोफेरिंजियल एयरवे यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये ज्यादा इंजरी कॉज कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन। तो हाई फ्लो यदि दिया जा रहा है वेंटिलेशन का तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है एस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर 2 है न्यूमोथोरैक्स, ऑप्शन नंबर 3 है डायफ्रामेटिक हर्निया एंड ऑप्शन नंबर 4 है सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा क्या है? हाई फ्लो वेंटिलेशन से क्या हो सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 न्यूमोथोरैक्स, यानी कि हवा भर सकती है किसके अंदर? थोरेसिक कैविटी में। तो राइट आंसर न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द FiO2 रेट इन द गिवन वेंचुरी मास्क। अब यहाँ पे देखिएगा इसने बता दिया है कि ये कौन सा मास्क है, वेंचुरी मास्क है। यदि डायग्राम वैसे भी पूछा जा सकता था कि ये डायग्राम किसका है, तो ये आपका है वेंचुरी मास्क का, ठीक है। ऐसा वेंचुरी मास्क होता है। अब ये पूछ रहा है कि इसकी FiO2 रेट क्या रहेगी, तो ये कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग होता है। इसका कलर कैसा है? ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो ऑरेंज कलर का कितना FiO2 देता है इस पे लिखा रहता है, लेकिन ये आपको ऐसा इमेज डालेंगे जिसमें लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है 40%, ऑप्शन नंबर 2 है 31%, ऑप्शन नंबर 3 60%, ऑप्शन नंबर 4 है 28%। तो देखिएगा इसको आपको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग याद करना ही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अभी आप देखिएगा ये कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग मैंने इनको बता रखा है कि कितना परसेंट FiO2 रहेगा। तो ये तो आपका है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और जो नीचे दे रखा है ये है फ्लो रेट, ठीक है। दोनों में से कुछ किसी में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका फ्लो रेट क्या है या फिर इसकी FiO2 क्या रहेगी। तो देखिएगा पहला जो कलर है स्काई ब्लू है ना, स्काई ब्लू, इसका जो FiO2 है 24% होता है और फ्लो रेट होता है 4 लीटर पर मिनट। ये है वाइट का होता है 28% FiO2 और 4 लीटर पर मिनट इसका भी फ्लो रेट होता है। फ्लो रेट दोनों का सेम होता है, ब्लू और वाइट का। नेक्स्ट है ऑरेंज का जो है 31% FiO2 होता है और 6 लीटर पर मिनट होता है। फिर येलो आ जाता है, येलो का 35% हो जाता है FiO2 और फ्लो रेट 8 लीटर हो जाता है। फिर आता है रेड का 40% हो जाता है FiO2 और 8 लीटर पर मिनट, रेड और येलो सेम, ठीक है। फिर आता है ग्रीन का 12 लीटर पर मिनट फ्लो रेट होता है और 60% FiO2 सबसे ज्यादा होता है ग्रीन का, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ए पेशेंट इज हैविंग कैल्शियम लेवल 7 mg पर डे, आइडेंटिफाई द ईसीजी चेंजेस सीन इन द पेशेंट। देखिएगा यहाँ पे पेशेंट का जो कैल्शियम का लेवल है कितना है, 7 mg पर डे। तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल लेवल कितना है, तो पता चलेगा ना ये कम है कि ज़्यादा है। तो नॉर्मल होता है 8.5 to 10.2 mg पर डे, ये होता है नॉर्मल कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल। अब इसमें कैल्शियम का लेवल क्या है, कम है। कैल्शियम का लेवल क्या है, कम है, हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया है। ये किसको इंडिकेट करेगा, हाइपोकैल्सीमिया। ईसीजी में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 है टी वेव इन्वर्जन मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोमिनेंट टी वेव मिलेगा, या फिर पीक यू वेव मिलेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। क्या होगा आपका, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटी सीन इन द पेशेंट। तो देखिएगा पीएच है 7.25, पीसीओ2 है 40, एससीओ3 है 22 एंड सोडियम है 150, कैल्शियम है 100। यहाँ पे देखिएगा हमें सबसे पहले नॉर्मल वैल्यूज इनका पता होना चाहिए, तो फिर पता लगाएंगे कि क्या हो रखा है। देखो ऑप्शन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन 2 है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर 3 है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर 4 है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो ये एसिडोसिस और एल्कलोसिस में पूछ रहा है, तो सोडियम और कैल्शियम के लेवल को तो हम छोड़ देते हैं, कैल्शियम नहीं है क्लोराइड है, ठीक है, क्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और क्लोराइड ये क्या है, क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिएगा पीएच देखते हैं सबसे पहले, पीएच कितना है 7.25 है, मतलब नॉर्मल पीएच कितना होता है 7.35 टू 7.45, यानी कि ये क्या है, कम है। पीएच क्या है इसका, कम है। कम है तो इसको किसको इंडिकेट करता है, एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस। तो कम होता है एसिडोसिस, यानी कि ये क्या है, एसिडोसिस ही है, एल्कलोसिस तो होगा नहीं, तो ये दोनों हटा दो, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला। अब देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं PCO2 देखते हैं कितना है, 40 है। नॉर्मल कितना होता है, इधर देखिए नॉर्मल वैल्यू निकलता हूँ मैं इनकी। PCO2 नॉर्मल कितना है 35 से 45 mm ऑफ Hg होता है, तो ठीक है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट देखते हैं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कितना है 22, ये कितना होता है नॉर्मल, ये होता है 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, लोवेस्ट लेवल पे है, लोवेस्ट लेवल पे ना, लोअर लेवल पे है ना। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो सकता है, तो ये तो किसको इंडिकेट करता है, रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेशन को करेगा। तो ये नॉर्मल है तो रेस्पिरेटरी तो है नहीं इसमें, एसिडोसिस तो है इसमें, एसिडोसिस तो है तो रेस्पिरेटरी तो है नहीं, तो क्या बच गया, मेटाबॉलिक। ये दोनों हमने पहले ही निकाल दिए, तो ये राइट आंसर रहेगा आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वैसे मैं बता दूं सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये होता है सोडियम का लेवल, ठीक है। तो सोडियम भी क्या है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 150 है ना, तो बढ़ा हुआ है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्यूरिंग सक्शनिंग द पेशेंट कंप्लेन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन शुड बी। तो कौन सा फर्स्ट नर्सिंग एक्शन रहेगा, जब सक्शन कर रहे हैं तो पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन उसमें या फिर दिक्कत आ रही है ना। ऑप्शन नंबर 1 है इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथेटर, कि सबसे पहले हमें सक्शन कैथेटर को रिमूव करना है ना, क्योंकि SpO2 डाउन हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहेगा तो SpO2 डाउन रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 है सक्शन रैपिडली इन 5 सेकंड एंड रिमूव द कैथेटर, ऑप्शन नंबर 3 कॉल सीनियर नर्स एंड ऑप्शन नंबर 4 कॉल डॉक्टर इमीडिएटली। तो देखिएगा यहाँ पे
सबसे पहले इनिशियल एक्शन क्या रहेगा? फर्स्ट एक्शन तो हमें पहले कॉल थोड़ी करेंगे, सबसे पहले रिमूव करेंगे उसको, जो सक्शन कैथेटर है उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे दूसरा है सक्शन रैपिडली 5 सेकंड। 5 सेकंड में होता है, कितने सेकंड में? बिलो 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड से कम ही यूज करते हैं हम कैथेटर सक्शन के लिए, है ना। सक्शन के लिए जो टाइम यूज करते हैं लेस देन 10 सेकंड या 10 सेकंड तक हम सक्शन कर सकते हैं। और तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द अर्लीस्ट सिम्टम्स ऑफ द हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया मतलब क्या होता है? सोडियम का लेवल क्या हो गया? डिक्रीज। ऑप्शन नंबर 1 है फैटिक, ऑप्शन नंबर 2 है एथेक्सिया, ऑप्शन नंबर 3 है थ्रस्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 है वीकनेस। तो अर्लीस्ट सिम्टम जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका हाइपोनेट्रीमिया का? तो फैटिक क्या रहेगा? फैटिक। नॉर्मल लेवल मैंने अभी आपको बताया था 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द अर्लीस्ट साइन ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का अर्लीस्ट साइन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 है ट्विस्टिंग, ऑप्शन नंबर 2 है नेगेटिव ट्विस्टिंग साइंस, ऑप्शन नंबर 3 है वीकनेस एंड ऑप्शन नंबर 4 है एक्सैजरेटेड टीडीआर, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो इसको बोलते हैं DTR, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया का जो साइन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ट्विचिंग, ठीक है। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल मैंने बताया था अभी 8.5 टू 10.2 या 10.5 mg/dl। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पेशेंट हैज वाइटल्स BP 120/66 and pulse 88, SpO2 99% and pulse rate है 23. This patient should be classified in which triage? तो ये किसकी कौन से ट्राइज में क्लासिफाइड किया जाएगा? देखिएगा ट्राइज सिस्टम किसके लिए है? इमरजेंसी और अर्जेंट, और जो ट्रीटमेंट की प्रायोरिटी के बेसिस पे उनको ट्राइज सिस्टम में डिवाइड किया गया है इमरजेंसी के अंदर। तो ये कौन से ट्राइज में रहेगा? इसका वाइटल्स जो है सभी, देखो बीपी देखेंगे तो बीपी भी नॉर्मल है, ठीक है। पल्स रेट देखेंगे, पल्स भी नॉर्मल है, SpO2 भी नॉर्मल है और रेस्पिरेशन रेट भी नॉर्मल है। तो ये पेशेंट क्या है? वाइटली स्टेबल है। तो कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है रेड ट्राइज में, ऑप्शन नंबर 2 येलो में, ऑप्शन नंबर 3 ग्रीन में, ऑप्शन नंबर 4 ब्लैक में। तो ट्राइज सिस्टम जो होता है, ट्राइज का मतलब होता है टू शॉर्ट, और ये इसमें क्या होता है? सिंपल ट्राइज एंड रैपिड ट्रीटमेंट। डिजास्टर टाइम में सिंपल ट्राइज एंड रैपिड ट्रीटमेंट। तो सिंपल ट्राइज कैसे करते हैं? इनको कितने 5 इसमें ट्राइज सिस्टम में जो है 4 जो उनमें कैटेगरी में बांटा गया है, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। रेड के अंदर आता है इमीडिएट ट्रीटमेंट, यहाँ पे इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस वाले पेशेंट इसमें होते हैं। येलो में थोड़ी डिलेड हो सकती है, इसमें डिलेट किया जा सकता है। ग्रीन में है माइनर इंजरीज वगैरह जो हैं वो इसमें आती हैं। ब्लैक के अंदर क्या होता है? जो डेड पेशेंट है, जो डेथ हो गए हैं, उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये पेशेंट को इमीडिएट जरूरत है क्या? नहीं है। डिलेड भी नहीं है, ऐसा कुछ दिखा नहीं रखा। तो ये माइनर इंजरीज इसको हो सकती हैं क्योंकि नॉर्मल स्टेबल पेशेंट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पेशेंट इज हैविंग द टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बीपी है 140/90 mm of Hg, रेस्पिरेशन रेट है 28 breath per minute and pain scale 5 है। which factor you will primarily manage in this patient? ऑप्शन नंबर 1 है टेम्परेचर को मैनेज करेंगे, बीपी को मैनेज करेंगे, या फिर रेस्पिरेशन रेट को करेंगे, या फिर पेन स्केल को करेंगे। तो पेशेंट के अंदर देखिएगा टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, 104 डिग्री है टेम्परेचर,
इंक्रीज हाइपोथर्मिया है, मतलब सॉरी हाइपरथर्मिया, ठीक है, यानी कि फीवर है। बीपी, बीपी भी क्या है, इंक्रीज है, यानी कि टेक हाइपरटेंशन। रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल है, ठीक है, थोड़ा बढ़ा हुआ है। नॉर्मल कितना होता है, 16 से 20, तो इंक्रीज्ड है, इसको बोले टेकी पिनिया। नेक्स्ट पेन स्किल, पेन भी उसको है। अब देखिएगा किसको सबसे पहले मैनेज करेंगे पेशेंट में, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें क्या करता है, ये वाइटल्स ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए सबसे पहले टेम्परेचर को मैनेज करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पेशेंट हैज़ टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, हार्ट रेट 110 बीट पर मिनट, रेस्पिरेशन रेट 23 ब्रीथ पर मिनट, एंड बीपी उसका है 132/66 mm। विच फैक्टर यू विल प्राइमरीली मैनेज इन दिस पेशेंट। सेम सा ही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है ये, तो इसमें वही टेम्परेचर को मैनेज करेंगे। ये क्वेश्चन में मतलब शायद इनके डाटाज जो हैं उनमें डिफरेंस था, मीन्स एग्जैक्ट पता नहीं था, तो इसलिए 2 क्वेश्चंस बना दिए हैं, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से आया था। लेकिन उसमें टेम्परेचर को मैनेज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये वाइटल ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू ABC विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे देखिएगा अकॉर्डिंग टू ABC, ABC मतलब एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, तो इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन को कौन डिस्क्राइब करेगा। ऑप्शन नंबर 1 है हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर 2 है डिमिनिश्ड पल्स, एंड ऑप्शन नंबर टेकिपिनिया, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, CRT लेस देन 3 सेकंड, यानी कि कैपिलरी रिफिल टाइम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, डिमिनिश्ड पल्स। पल्स डिमिनिश्ड है, ये सर्कुलेशन को तो ये नोट करेगा ना, डिमिनिश्ड पल्स है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि कार्डियक सर्कुलेशन इम्प्रॉपर हो रहा है, क्योंकि CRT लेस देन 3 सेकंड, जो कैपिलरी रिफिल टाइम 3 सेकंड से कम है, तो ये तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग आयु एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉज एक्स्ट्रा वेसेशन एंड डैमेज द साइट। तो कौन सी ड्रग्स जो है डैमेज कर सकती है आईवी साइट को। ऑप्शन नंबर 1 है डायजेपाम, ऑप्शन नंबर 2 है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन नंबर 3 है फेनिटोइन, ऑप्शन नंबर 4 है रेनिटिडीन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इप्टोइन, फेनिटोइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर इज डन विद। ऑप्शन नंबर 1 है वेनिपंक्चर, ऑप्शन नंबर 2 है एंजियोग्राफी, ऑप्शन नंबर 3 है ब्लड कल्चर, ऑप्शन नंबर 4 है बोन मोरो एस्पिरेशन। इसका राइट आंसर है वेनिपंक्चर। वेनिपंक्चर के साथ में क्या है, ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, इन ए 3 years चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड दैट कैन बी गिवन टू द चाइल्ड। तो कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इसमें बेस्ट है 3 साल के बच्चे के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है मैश्ड बनाना, ऑप्शन नंबर 2 है दाल राइस, ऑप्शन नंबर 3 है फ्रूट जूस, एंड ऑप्शन नंबर 4 है बॉइल्ड सॉफ्ट। तो देखिएगा 3 साल का बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हम दाल राइस दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ए चाइल्ड इज ऑन CPAP and is hemodynamically stable. Which of the following is the best method of feeding the child? तो बेस्ट मेथड क्या है फीडिंग का बच्चे को। ऑप्शन नंबर 1 है ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन नंबर 2 है NG ट्यूब फीडिंग, ऑप्शन नंबर 3 है कप फीडिंग, एंड ऑप्शन नंबर 4 है IV फ्लूइड। पेशेंट CPAP पे है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो स्टेबल है तो हम उसको NG फीडिंग कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग तो कर नहीं पाएगा ना CPAP पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। Next is question number 19. In a 4.5 mm ET tube, what size of suction catheter is used?
ईटी ट्यूब है, एंडोट्रिकल ट्यूब कितनी है 4.5 mm। तो इसमें कितने साइज का जो सक्शन कैथेटर यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है 10 फ्रेंच का, 12 फ्रेंच का, 15 फ्रेंच का या फिर 18 फ्रेंच का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 10 फ्रेंच का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। तो ये कब, ये एक जीके का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से ना। इसका राइट आंसर है 30 जनवरी 2020 को इसने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था WHO ने कोविड-19 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द नॉर्मल इंटरवल ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल इंटरवल कितना होता है? 0.08 सेकेंड, 0.12 सेकेंड, 0.16 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। तो राइट आंसर 0.08 सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। द फ्लो रेट of a drug is shown as 15 ml in 15 minutes. The correct flow rate of this drug is ऑप्शन नंबर 1 है 150 ml per hour, ऑप्शन नंबर 2 है 50 ml per hour, ऑप्शन नंबर 3 है 200 ml per hour एंड ऑप्शन नंबर 4 है 100 ml per hour। देखिएगा 50 ml पर मिनट दे रहे हैं तो 60 मिनट में पर हावर्स दे रखा है ना, तो 60 मिनट में कितना ml चला जाएगा? 50 गुणा 100 60 है ना, क्योंकि 1 मिनट में 50 ml। तो 6 30, सॉरी ये 15 ml 15 मिनट्स में ना, 15 ml इन 15 मिनट्स है तो पर मिनट कितना हो गया? पर मिनट हो गया 50 डिवाइडेड बाई 15, ये है पर मिनट। अब ये पूछ रहा है कि हावर्स में पूछना है तो 60 से गुणा कर देते हैं। 5 चौक 20, 200 ml पर आवर इसका आएगा राइट आंसर, 200 ml पर आवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। फॉर ए पेशेंट डिक्रीज डोज ऑफ द ड्रग्स इज 200 mg BD, द अवेलेबल डोज ऑफ डिस्क्राइब डोज तो है 200 mg BD एंड अवेलेबल डोज है ड्रग्स 0.1 ग्राम। द करेक्ट डोज ऑफ द वन डोज ऑफ द ड्रग्स इज, तो ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा डिजायरेबल अवेलेबल इनटू क्वांटिटी। तो डिजायरेबल कितनी है 200 mg, अवेलेबल कितने हैं 0.1 ग्राम, या फिर इसको क्या कर सकते हैं हम mg में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको mg में करेंगे तो 1000 से 1000 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 100 ग्राम, ये अवेलेबल है। क्वांटिटी जितना भी है, एक टेबलेट है मान लो, तो ये है 200 बटा 1 ग्राम की एक टेबलेट है, 100 ग्राम की, गुणा कर देते हैं एक, तो इसमें से कितनी टेबलेट देंगे हम? 2 गोली देंगे। कितनी देंगे? 2। तो राइट आंसर रहेगा आपका 2 टैबलेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।